अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद अब पीडीएम हुकूमत और उनके इदारों के बहाने ख़त्म हो जाएंगे? 90 रोज़ की आईनी मुद्दत है जिसमें से लगभग 1 महीना गुजर गया है और अब अदालत का हुक्म भी मिल गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि आईनी मुद्दत को देखते हुए गवर्नर पंजाब की मुशावरत से पंजाब में फौरी इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इलेक्शन कमीशन एक गैर जानिबदार इदारा है और एक खुद मुख्तार आईनी इदारा होने की हैसियत से इलेक्शन के इंतजामात करने का पाबंद है। अदालती फैसले को पीटीआई तो तारीखी करार दे रही है, लेकिन पीडीएम की सफ़ों में एक खामोशी सी तारी है। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन ये भारी पत्थर कैसे उठाएगा। इलेक्शन कब कराए जाएंगे, इस सवाल को लेकर इलेक्शन कमीशन का आज एक इजलास भी हुआ, लेकिन अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है। तो क्या फिर कोई एक नया उज़र सुनने को मिलेगा? क्योंकि वजारत दाखिला कह चुका है कि मुल्क में दहशतगर्दी की लहर है, जिसमें जो फोर्सेस हैं ये बिजी हैं। वजारत ख़जाना की फाइनेंस डिवीज़न पैसे ना होने का कह चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब और केपी के भी सिक्योरिटी खदशात और इंतज़ामी मजबूरियों की वजह से इलेक्शन में ताउन से ये इदारे इनकारी हैं। क्या इलेक्शन कमीशन इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद कौमी असम्बली की 64 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन और 2 सूबों में इलेक्शन करा पाएगा? इदारों की तरफ से इंतखाबात में ताउन से इनकार को पीडीएम के ताख़ीरी हरबों से भी जोड़ा जा रहा है। क्या वाकई ही हुकूमत मुआशी बदहाली और सिक्योरिटी इशूज़ का जवाज़ बनाकर इलेक्शन की राह में रोड़े अटका रही है? अगर ये सारे जवाज़ जो हैं ये पंजाब और केपीके की हद तक अगर इनको मान लिया जाए तो फिर कौमी असम्बली के जो 16 और 19 मार्च को इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या ये सारी मजबूरियां अब वहाँ पर आड़े नहीं आएंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर ऐसा होता है नाजरीन, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास फिर ऑप्शंस क्या होंगे? दूसरी तरफ इमरान खान का ये मानना है कि पीटीआई एक तरफ और पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट ये दूसरी तरफ खड़े हैं। अब तो बाजवा साहब भी एतराफ़ कर रहे हैं कि मेरी हुकूमत गिराने में उनका हाथ था। नाज़रीन, अपनी रिटायरमेंट पर साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा का यह ख्याल था कि वो अब गुमनामी में चले जाएंगे, लेकिन अब वो तो पहले से भी अब ज़्यादा ख़बरों में रहने लगे हैं। उनका मौक़िफ़ जावेद चौधरी साहब के कॉलम के ज़रिए वक्तन फ़वक्तन हम सबके सामने आता रहता है। मरीम नवाज़ का ये मानना है कि इमरान खान का रोना धोना इसलिए है कि इसे ताली के लिए दूसरा हाथ नहीं मिल रहा है। दुश्मन को कह रहा था कि मैंने तो ताली के लिए हाथ आगे किया हुआ है, दूसरा हाथ नहीं मिल रहा। इसका रोना धोना और फरियादें हैं ही इसीलिए क्योंकि इसको ताली बजाने के लिए दूसरा हाथ नहीं मिल रहा। और क्या कहते हो, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से डरती है? इलेक्शन से वो डरता है जो सिलेक्ट होकर आया है। अब ये ताली नहीं बजेगी। नाज़रीन, मुल्की हालात हम सबके सामने हैं। 16 और 19 मार्च को कौमी असम्बली की 64 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन 2 मराहिल में होने जा रहे हैं। पीटीआई तो इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन पीडीएम की जमातें जो हैं ये इलेक्शन लड़ने या ना लड़ने पर ये हमें कंफ्यूज नज़र आ रही हैं। बल्कि मुस्लिम लीग नवाज़ की ना और पीपल्स पार्टी की हाँ से फैसला मुतनाज़ हो चुका है। पीडीएम इलेक्शन का बायकॉट चाहती है तो पीपल्स पार्टी इमरान खान के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहती है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने तो कागजात नामजदगी भी जमा करा दिए हैं। तो क्या ज़िमनी इलेक्शन की वजह से पीडीएम इत्तेहाद में दरारें भी आ सकती हैं? क्या अब तनाज़ा सिर्फ ये नहीं है, बल्कि मुस्लिम लीग नून पंजाब और केपीके के इलेक्शन में इल्तवा चाहती है, मगर पीपल्स पार्टी के लोग आईनी मुद्दत में इंतखाबात होने के हक़ में बोलते हुए भी हमें नज़र आ रहे हैं। क्या ये इख्तलाफात की छोटी छोटी लहरें किसी बड़े तूफ़ान का पेशखेमा तो नहीं है? हुकूमत में शामिल जमातें इलेक्शन में डिले पर एक सफ़े पर क्यों नहीं है? मैं बात करूँगी, मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, का लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है पंजाब में इलेक्शंस के हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि 90 रोज़ के अंदर हाई कोर्ट का जो फैसला है कि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार आईनी इदारा होने के नाते जो है वो इलेक्शंस का अरेंज करें, इंतज़ामात करें, आप समझते हैं कि अब ये इलेक्शंस हो जाने चाहिए? बिलाशुबा जी, पाकिस्तान का आइन हमारा तकाजा है और हम हर वक्त आइन के को अपहोल्ड करते हैं। आइन के तहत ही चल रहा है इस मुल्क में। तो कायरा साहब, ये इदारे इस बात को समझने से कासिर क्यों नहीं है? वजारत ख़जाना के अपने उज़र हैं, वजारत दिफा के अपने उज़र हैं, वजारत कानून की अपनी मजबूरियाँ हैं, वजारत दाखिला के अपने मौक़िफ़ हैं।
ये बातें आप भी समझते हैं, हम लोग भी समझते हैं कि आईनी लिहाज से 90 रोज में अगर होने हैं तो तमाम इदारे पाबंद हैं, तो ये इदारे समझने से ये चीज कासिर क्यों है? देखिए, एक आइन का तकाजा है, बिल्कुल पाबंदी है। दूसरा कैपेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है। पाकिस्तान में फर्ज करे वजारत खजाना कहती है कि हमारे पास अगले 6 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन को देने के लिए कुछ 100 अरब या 125 अरब रुपया नहीं है, क्योंकि ये इलेक्शन होने हैं, उसके बाद फिर 40 सीटों के इलेक्शन है, फिर 2 सूबों के इलेक्शन है, फिर 2 सूबों और पूरे मुल्क के अंदर कौमी असम्बली के फिर इलेक्शन है, फिर लोकल बॉडीज इलेक्शन है। तो ये अगर वजारत खजाना कहती है कि इन हालात में फौरी तौर पे हमारे लिए इतना पैसा अरेंज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इलेक्शन किसी स्पेशल तयशुदा बजट के तहत तो नहीं हो रहे कि वजारत खजाना ने पहले बजटेड अमाउंट रखी हुई है अगले इलेक्शन की। अगले इंतखाब के लिए जो मुकर्ररा मुद्दत पे होने थे, उसके लिए तो दौलत मौजूद रखी जाएगी, बजट में रखी जाएगी। अब ये अचानक अरेंज करना है, अगर फर्ज करें पैसे नहीं है तो वो क्या कहेंगे कि पैसे नहीं है। अगर वजारत दिफा कह रही है कि फौज की एंगेजमेंट ऐसी है, तो उन्होंने अपनी एंगेजमेंट्स देखनी है और उनकी अपनी जो अदरवाइज ड्यूटीज है वो भी आईनी ड्यूटी है। मसलन पाकिस्तान के अंदर ये हमारा कौमी फैसला है कि जो हमारी मर्दमशुमारी है ये होनी है, और मार्च में इसको इस प्रोसेस को मुकम्मल करके वो भी एक पूरी नेशनल एक्सरसाइज है बहुत बड़ी। अब ये तो किसी को नहीं पता था कि खान साहब इन असम्बलियों पे हमला करके इनका तिया पांचा कर देंगे और नए इंतखाब की तरफ जाना पड़ेगा। अब ये कराने हैं यस यकीनन, लेकिन दूसरी तरफ भी एक आईनी तकाजा है कि वो कौमी वहदत का जरूरत का इशू है कि बहुत सारी जमातें सेंसिस के ऊपर मोतरज है, पिछले सेंसिस के ऊपर, और अगले इंतखाब का तय है कि अगले इंतखाब से पहले सेंसिस कराया जाएगा। इस फैसले में जो एनईसी का फैसला है या जो हमारी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का फैसला है जिसमें पीटीआई भी शामिल है, वो भी एक आईनी तकाजा है। और अगर फौज कह रही है कि हमारी एंगेजमेंट दहशतगर्दी के हवाले से या जो मर्दमशुमारी है पूरे मुल्क की, क्योंकि बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है वो भी, उसके ऊपर करना है। और साहब ये जितने भी सारे उज़र हैं वजारत दिफा के, वजारत दाखिला के, वजारत कानून के, उज़र जी एक मिनट ठहरिए, एक लफ्ज है उज़र। उज़र लगता यूं है, उज़र के वैसे कई माने हैं, लेकिन उज़र जिस तरह वजूहात पॉजिटिव भी सोच सकते हैं, वजूहात चलें जो वजूहात ये इदारे बता रहे हैं। अब कौमी असम्बली की भी तो 64 सीटों पे हो रहे हैं, 16 मार्च को हो रहे हैं, 19 मार्च को हो रहे हैं, वहाँ के लिए पैसे भी हैं, वहाँ के लिए वजारत दाखिला का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वजारत दिफा का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ सब कुछ अगर अवेलेबल हो सकता है तो ये सूबों में क्यों नहीं? देखिए, सूबों के अंदर 2 सूबों के अंदर बहुत वास्ट एक्सरसाइज है। यहाँ पे फेजेस में इलेक्शन होने हैं, और फेजेस में इलेक्शन होने हैं कुछ हलकों के अंदर, पंजाब के कुछ हलकों के अंदर, सिंध के कुछ हलकों के अंदर, सारे सूबों के अंदर स्प्लिट है। जब पंजाब पूरे का इलेक्शन होगा, ये तो पूरे पाकिस्तान जितना इलेक्शन होता है, फिर केपी का इलेक्शन होगा। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि ये जो हुज्जत है, ये जो वजूहात है, इसकी बुनियाद पे क्या फैसला किया जाए। आपने कहा ना उज़र कर रहे हैं, तो मैंने कहा अगर ऐसी सूरत हाल है तो वो क्या कहेंगे? वो यही कहेंगे ना, अदालत को भी कहेंगे, इलेक्शन कमीशन को भी कहेंगे कि जनाब ये ड्यूटियां ऑलरेडी लगी हुई है, ये कर रहे हैं, इन्हीं अफराद ने इलेक्शन ड्यूटियां भी करनी है। ये सारी बातें कल अदालत में जाहिर है, ये जो वजूहातें बताई गई, अदालत क्यों फिर कायल नहीं हो पाई इन सारी वजूहात की वजह से भी? अदालत ने पाकिस्तान की तारीख में बहुत बहुत कमाल के फैसले किए हुए हैं जिनका जमीनी हकायक से कोई ताल्लुक नहीं है। अदालत ने इस मुल्क के अंदर अदालती कत्ल किए हुए हैं, जो खुद एक जुर्म है। सो अदालतों को तो छोड़िए, जो फैसला है ठीक है, उसको मैं कह रहा हूँ, मैं फैसले के साथ हूँ, लेकिन अदालतों के फैसले आपके इल्म में है कि अदालतों ने क्या क्या कमाल किया, क्या क्या इफ्तिखार चौधरी साहब ने फैसले किए थे, क्या क्या उन्होंने पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के लिए फैसले किए हुए हैं, क्या क्या फैसले किए हुए हैं। लिहाजा उसको एक तरफ रखिए, जो हकायक है, ये बात दुरुस्त है कि आइन के तहत ही चीजें आगे बढ़ सकती है, लेकिन जो जमीनी हकायक हैं, जो मजबूरियां हो सकती हैं, उसके भी जवाब मौजूद हैं। आइन ये भी आपको कहता है कि अगर किसी वक्त ऐसे हालात बन जाएं कि इलेक्शन का इनेकाद तो पीडीआई में इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है, चैलेंज भी हो सकता है ये फैसला।
मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकता उसके बारे में, हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन मैं उसके बारे में हतमी तौर पे कोई राय नहीं दे सकता। ठीक है, और कौमी असम्बली की सीटों पर इलेक्शन लड़ने के हवाले से पीडीएम में इख्तलाफ क्यों है? पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ना चाहती है, खड़े होना चाहती है तहरीक इंसाफ के मद्दे मुकाबिल, जबकि दूसरी जो पीडीएम में शामिल जमातें हैं वो भी अब क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये कायल कर रही हैं अभी तक कि आप लोग भी खड़े ना हो? देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि पीडीएम अपने फैसले करने में आजाद है। आपकी इतला के लिए अर्ज है, हम पीडीएम में नहीं है, हम इस इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है। पीडीएम का फैसला उनका अपना है, उन जमातों का। पीपल्स पार्टी पीडीएम के फैसले की पाबंद नहीं है। पीडीएम तो फिर इस इत्तेहाद को क्या कहा जाए? हुकूमत का एक हिस्सा जिसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और बाकी हिस्सा पीडीएम पर मुश्तमिल, ये समझा जाए? जी यकीनन, उसमें एमकेएम का भी अलग हिस्सा है, उसमें काफ लीग का भी एक अलग हिस्सा है, कोई शक नहीं है। पीडीएम के अंदर पीडीएम एक इत्तेहाद है, उस इत्तेहाद के साथ मजीद कुछ इत्तेहादी जमातें हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, एमकेएम भी है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी है, काफ लीग भी है। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है? चलें ठीक है, क्या ये बात दुरुस्त है कि पीडीएम की उन जमातों ने, खास तौर पर नून लीग ने, पीपल्स पार्टी को कायल करने की कोशिश की कि आप लोग भी इलेक्शन ना लड़ें, ऑल्दो आप लोगों का अपना फैसला है? जी यकीनन की होगी, उनकी लीडरशिप ने बात की होगी। अगर उनका फैसला ये हुआ है तो लॉजिकल बात लगती है ना कि उन्होंने हमारी जमात को कही होगी। हमारी जमात की क़यादत भी बैठ के फैसला करेगी। अभी इस पे कोई हतमी फैसला तो नहीं है, ठीक है, जब वो बैठेंगे, बैठ के फैसला करेंगे, लेकिन क्योंकि प्रोसेस शुरू है तो नॉमिनेशन तो जमा कराने होंगे। हमारे लोग अपने अपने नॉमिनेशन जमा करा रहे हैं। जमात फैसला करेगी इलेक्शन लड़ना है लड़ लेंगे, जमात फैसला करेगी इलेक्शन नहीं लड़ना नहीं लड़ेंगे। लड़ने के पीछे भी ज़ाहिर वजूहात हैं। अगर पीडीएम की जमातें ये समझती हैं कि नहीं लड़ना चाहिए, इसके पीछे आप क्या समझते हैं कि क्या वजूहात हो सकती हैं इलेक्शन ना लड़ने की, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो कायल करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ना लड़ने की वजह तो यही है कि भाई आपने इलेक्शन लड़ना है 2-3 महीने के लिए, ये एक ह्यूज एक्सरसाइज है, कोई मजाक थोड़ा है। आप आज इलेक्शन लड़ें, 2 महीने बाद आप सूबों का इलेक्शन लड़ें, फिर 2-3 महीने के बाद आप फिर पूरे मुल्क के अंदर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ें। कोई मजाक है? ये बातें करना, ये प्रोग्राम करना तो नहीं है ना मैं और आप बैठ के बातें कर रहे हैं। जब फील्ड प्रोग्राम करना भी आसान नहीं है कायरा साहब। नहीं, मैं प्रोग्राम बहुत मुश्किल काम है, मैं करता रहा हूँ, ये काम भी मैं करता रहा हूँ, मुझे पता है ये कितना मुश्किल है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अल्लाह करे आपको कभी ये मौका मिले और आप अमली सियासत में आए और आपको हमारी फील्ड पॉलिटिक्स के अंदर आके वोट मांगने पड़े, तो फिर आपको पता आप हमें न्यूट्रल ही रहने दें सर, हम न्यूट्रल ही अच्छे हैं। ये अल्लाह करे आप न्यूट्रल रह जाएं, क्योंकि आपके बहुत सारे साथी न्यूट्रल भी नहीं रहे। नहीं न्यूट्रल रहना चाहिए, हमारी सहाफत का तकाजा ये है। नहीं, लेकिन याद रखिए कि इमरान खान न्यूट्रल्स को नहीं मानता। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया अंदलीब साहिबा आपका। अंदलीब साहिबा, आप लोग कल से खुशी भी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने आप लोगों के हक़ में फ़ैसला दे दिया है और इलेक्शंस की तारीख लेने के लिए उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख का ऐलान करे। अब केपीके में आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होगी इलेक्शंस के हवाले से? शुक्रिया शाजिया। सबसे पहली बात तो यह है कि ये एक तारीखी फ़ैसला इसलिए है क्योंकि इस फैसले से पहले ये जितनी भी मुसल्लत और ये नाकाम, नाअहल, नालायक और क्या कहते हैं मुजरिमों से भरी हुकूमत है, इसकी हर चीज़ यहाँ हो गई। लोगों को पता चल गया कि जी जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। आइन तोड़ने के दर पे थे। आपको पता है इन्होंने पूरा इरादा किया होता कि इलेक्शंस नहीं होंगे। अब इनको इलेक्शंस अनाउंस हो गए और इनको मुसीबत अभी अनाउंस नहीं हुए, अभी हुक्म हुआ है और उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन यही कह रहा है कि हम तो कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं, लेकिन वजारत ख़जाना भी अपना उज़र पेश कर रहा है, वजारत कानून अपना उज़र पेश कर रहा है, दूसरे इदारे अपना उज़र पेश कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम क्या कर सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन के वकील ने कल वाज़े तौर पर कहा है कि कोई ऐसा कानून नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन की तारीख दे। वो तो अभी भी भाग रहे हैं।
बिल्कुल आप सही कह रही हैं। वो इलेक्शन कमीशन ने जिसको कहते हैं ना, कोई शर्म हया तो छोड़ दें। उन्होंने तो जिसको कहते हैं कि अगर कोई, मेरे ख्याल है नून लीग का अपना बंदा होता इतना वफादार ना होता, शाह से ज्यादा वफादार है, उन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर लिया। वो एक्सपोज हो गए, उनकी सारी हरकत एक्सपोज हो गई, उनकी रिगिंग एक्सपोज हो गई, सारे इदारे एक्सपोज हो गए, सारी 13 जमातें एक्सपोज हो गई, सारे जिसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी एक्सपोज हो गई है। तो ये पूरी आखिरी दम तक ये कोशिश करेंगे। नहीं तो इलेक्शन कमीशन का इसमें क्या कसूर है? पैसे तो इलेक्शन कमीशन ने नहीं देने भाई, वजारत खजाना से पैसे मांगे, अब वजारत खजाना ने नहीं देने, वजारत कानून ने यकीन दहानी करवानी है, वजारत दिफा ने अपनी यकीन दहानियाँ करवानी है। जब इदारे ही इलेक्शन कमीशन से ताउन नहीं करेंगे तो अकेला इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है? इलेक्शन कमीशन तो 40 अरब नहीं लगा सकता ना इलेक्शंस पे, वो कहाँ से लेके आए? देखिए, ये एक अदालती हुक्म आया है और ये अदालती हुक्म, उन्होंने सारे नोटिस दिए, जवाब मांगे, उसके बाद ये हुक्म दिया। अगर आप ये हुक्म नहीं मानेंगे इलेक्शन कमीशन और हुकूमत, तो ऑब्वियसली आइन तोड़ेंगे और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी करेंगे। और जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे और आइन तोड़ेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और बिल्कुल इनकी कोशिश होगी आखिरी दम तक। आप सोचें कि मरियम आज खड़ी होकर कह रही है कि हम तो इंतखाब से नहीं डर रहे, हम तो नहीं डर रहे। इससे बड़ा लतीफा क्या हो सकता है? इससे बड़ा मज़का खेज बयान क्या हो सकता है कि ये यही समझते, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, पैरे गूंगे हैं, ना उन्होंने कुछ देखा है, ना वो महसूस कर रहे हैं, ना उनको पता है। अवाम हो गई स्मार्ट, क्योंकि आ गए स्मार्टफोन और स्मार्ट एआई टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। इनकी माशाल्लाह इंटेलिजेंस जो है आर्टिफिशियल भी नहीं है। इनके पास सवाए अपनी दौलत और डाके और मनूवरिंग करके आने के, ये यही समझते रहे हैं कि 2-4 कत्ल कर देंगे, जो बोलेगा गोलियां मार देंगे। खुद बेचारे बाहर भाग जाते हैं तो ये समझते थे कि हम भी भाग जाएंगे। हम भी खड़े हैं, 22 करोड़ आवाम भी खड़ी है। इसलिए इस दफा 22 करोड़ आवाम को एक तरफ आपने जेलों में जाने के लिए उनको आप तैयार कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप लोग हमें वोट देने के लिए भी तैयार हैं। आप लोग भी तो लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। लोगों ने वोट देना है, जेलों में जाना है, करना क्या है? आप लोगों ने इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शंस की कैंपेन करनी है, जेलें भरनी है, करना क्या आप लोगों ने? देखिए शाजिया, ये पहली दफा मैं समझती हूँ कि आप लोगों ने कभी जमहूरियत देखी ही नहीं है। जो रियल जमहूरियत होती है सारी दुनिया के अंदर, उसके अंदर तो आपको पता है कि 20-20 साल लोग खड़े रहते हैं। आज भी आप देखें कि यहाँ तो 85 की आपने कैबिनेट बना दी, आप अयाशियों पे अयाशियां कर रहे हैं और आप मुल्क को कह रहे हैं कि IMF के आके जहर खा के जियो। तो वहां तो $200 का हेयर कट हुआ था क्लिंटन का, तो पूरा व्हाइट हाउस का घेराव कर लिया था अवाम ने। तो सारी दुनिया के अंदर लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं और हर तरह का करते हैं। कभी वो स्ट्राइक्स करते हैं, कभी वो वॉक इन करते हैं, सिट इन्स करते हैं। वो बात ठीक है, जेलें कौन भरता है? जेलें ऐवी तो नहीं भरी जाएंगी। जाहिर है आपको कोई कानून तोड़ना पड़ेगा, लॉस को वायलेट करना पड़ेगा। क्या करेंगे आप लोग कि जेलों के दरवाजे आपके लिए राना सनाउल्लाह खोल देगा और वो कहेंगे आज हमने दरवाजे खोल दिए तो जेलें भर के? ऐसे तो नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा ना, कानून हाथ में लेना पड़ेगा तो जेलें भरेंगी ना आप लोग। नहीं, हम वो नहीं करेंगे कि मॉडल टाउन की तरह 100 कत्ल करेंगे। जेल भरो जो है वो बड़ा एक, जब पाकिस्तान बना था तब भी और तब लोग अपने आप को वॉलंटियर करते हैं कि जी आपको इतना शौक है आवाज दबाने का, कत्ल करने का, मारने का, आइन तोड़ने का, आप हमें गिरफ्तार कर लें। एक वो खुद से गिरफ्तारी पेश करते हैं। ये नहीं होगा कि वो जेलें तोड़ के अंदर अपने आप को बंद कर लेंगे। मैं मानती हूँ कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये पहली दफा सब कुछ जो रियल जमहूरियत है, जब लोग खड़े होते हैं, ये पहली दफा आप देख रहे हैं। क्योंकि पहले तो सारा वो ड्रामा, टोपी ड्रामा था जो फट गया है, जिस दिखा दिया इनको कि ये मुजरिम है, ये मुल्जिम है। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब लोगों को अपने 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं, जो दिहाड़ीदार तबका है, बकौल आपके तो 22 करोड़ अवाम आप लोगों के साथ हैं, लेकिन जिसने सुबह दिहाड़ी पे जाना है, शाम को अपने बच्चों के लिए रोटी कमा के लेके आनी है, वो आपके साथ जेल में कैसे जाएगा? उसके बच्चों को पीछे कौन देखेगा? उनके लिए कमाएगा कौन? कौन तैयार होगा आप लोगों के साथ? ये तो आप लोगों को जो है ना वो ज्यादती करेंगे उनके बच्चों के साथ। ये जी एक वॉलंटियर मूवमेंट है, किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आप लोगों को देखें, उनके पास एक वक्त खाने को भी नहीं है। तो वो या तो कुछ करेंगे इसके बारे में
कि ये हुकूमत बदले और उनको कुछ रिलीफ मिले, क्योंकि ये वो हुकूमत है जिसने सेहत कार्ड बंद कर दी है। लोगों को नहीं पता है, लोगों को कितना गुस्सा, 10 लाख रुपया हुकूमत खा गई है इनका, एक एक गरीब का। लंगर खाने बंद कर दिए, पनाह गाहें बंद कर दी हैं, रेडियां उठा उठा के फेंक रहे हैं, इंडस्ट्री बंद कर दी है, 20 लाख मजदूर बेरोजगार हो गए, तो वो बेचारा क्या करेगा? वो तो मैं आपको बताऊं, हमने रोक के रखा हुआ है। अगर हमने रोक के ना रखा होता, आज श्रीलंका से बुरा हाल होता, और होने जा रहा है। तो आप लोगों ने जो 16 और 19 मार्च के इलेक्शंस के लिए कैंपेन्स करनी है, ये जेल भरो तहरीक सिर्फ एक ऐलान है या उन इलेक्शंस के बाद करेंगे? अब आप लोग पंजाब और केपीके में भी आप लोगों के इलेक्शंस करवाने का जो है मुतालिबा है, तो ये तहरीक सिर्फ एक महज ऐलान है, इसमें भी यू टर्न ले लिया जाएगा? इसको आप इन इलेक्शंस के बीच का जो दौरानिया कैसे मैनेज करेंगे आप लोग? देखिए, ये सब कुछ मैनेज होगा और हो सकता है, सारी दुनिया में इसकी मिसालें हैं। आप देखें, टर्की में अर्थक्वेक आया लेकिन उन्होंने कहा जी हम अपने इलेक्शंस करेंगे। आप देखें 2013 में जितनी दहशतगर्दी थी, इससे 10 गुना ज्यादा थी। बल्कि आपको याद होगा कि ड्यूरिंग द इलेक्शन डे एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था, फिर भी इलेक्शन हुए थे। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जो अनहोनी हो या पाकिस्तान में पहले ना हुई हो। हाँ, ये 13 जमातें और इनके सहूलतकार, उनकी सबकी जान निकली हुई है कि ये धांधली, पैसा, दबाव, गोलियों के बावजूद उनको पता उन्होंने हार जाना है। जब उनको पता उन्होंने हार जाना है, अब आप देखिए ना, इलेक्शन कमीशन का ये उज़र है इदारे ताउन नहीं कर रहे, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नर के वकील ने कल कहा कि गवर्नर के पास तो कोई इख्तियार नहीं है। गवर्नर उस सूरत में इलेक्शन की डेट दे सकते हैं जब गवर्नर ने असम्बलियों तहलील करने की समरी पर सिग्नेचर्स किए हों, दस्तखत किए हों। ये पंजाब असम्बली जब तहलील करने का मामला था तो गवर्नर ने तो दस्तखत नहीं किए थे समरी पे, ये तो 48 घंटों के बाद खुद ब खुद तहलील हो गई थी। इसलिए गवर्नर भी अब इलेक्शन की डेट देने के मामले से निकल गए हैं, इलेक्शन कमीशन इदारों पर डाल रहा है। तो मामला तो आपको नहीं लग रहा कि ऐसे ही लटकता रहेगा? देखिए, ये सब आपने उज़र कल सुने, हर तरफ से ये बातें सुनी, उसके बाद कोर्ट ऑर्डर आ गया। जब कोर्ट ऑर्डर आ गया कि आप फौरन डेट दें और 90 दिन से 1 दिन बाद नहीं हो सकता, तो फिर सारी हुकूमत, सारे इदारे अगर मुर्तकिब होना चाहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, आइन को तोड़ने की, तो फिर उनको नताइज भुगतने पड़ेंगे। वो जिस किस्म के नताइज होंगे इस दफा, वो उनको भी समझ आ जाएगी। आप लोगों की अपने तैयारी है कोई इलेक्शन कैंपेन्स, कहीं जलसे वगैरह? कब आप लोग ये सब कुछ है वो शुरू करेंगे? कब खान साहब जो हैं वो अपने घर से बाहर निकलेंगे, अवाम में आएंगे, जलसे करेंगे? या जलसे करने की आप लोग समझते हैं ज़रूरत ही नहीं? आप लोगों को पता है कि हमने जो है ना वोट किसको देना है। खान साहब लोगों में आए ना आए, जब वोटिंग का दिन होएगा लोग वोट जो है वो इमरान खान को पड़ेंगे। आप लोग क्या ये सोच के बैठे हुए हैं? शाजिया, आपने हमें 10 महीने से कवर किया, एक दिन हम घर नहीं बैठे और कैंपेन मोड में। आपने देखा है हमने हर इलेक्शन लड़ा है और फुल फ्लेज्ड लड़ा है, और हमारी पूरी हमको 3 महीने पहले से आपको पता ही है कि हमने सारी लिस्टें भी निकलवा ली हुई हैं, सारी जिसको कहते हैं डिवाइड हो गई हुई हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू हो गई हुई है, हमने अपनी सारा पैगाम पहुंचाना शुरू हो गया हुआ है। और इस दफा हम डिजिटली, पार्टी का लीडर अवाम में कब जाएगा जलसों की कैंपेन करने के लिए, जलसे करने के लिए? मेरा सवाल ये है। खान साहब, मेरे ख्याल है इंशाल्लाह 8-10 दिन में उनकी इजाजत मिल जाएगी उनको। और आपको पता ही है कि वो खान साहब कभी भी जिसको कहते हैं सबसे बड़ा, अभी भी आप देखें रोज अपने कौम से खिताब करते हैं। आप नवाज शरीफ को देख लें, शहबाज शरीफ को देखें, जरा जाके लें ना इंटरव्यू उनसे, जाएं लें जरा इंटरव्यू, तो मैं देखती हूँ क्या होता है, कितने इंटरव्यू मिलते हैं आपको। ये अवाम क्या, ये तो साफियों में नहीं आ सकते। एक हमारा लीडर है, चाहे गोलियां लगी हो, खून बह रहा हो, वो अपना पैगाम अपनी अवाम को देता रहता है। ये वोट तो क्या पंजाब में उम्मीदवारों के नाम फाइनलाइज हो चुके हैं कि टिकट्स देने के हवाले से? हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड जी बन गया हुआ है, उसने शॉर्टलिस्टिंग शुरू कर दी हुई है और उसके ऊपर हमने एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। इस फ्रेमवर्क के ऊपर काम हो रहा है। क्या इस दफा टिकट देने की स्ट्रैटेजी मुख्तलिफ होगी? इस दफा टिकट देने की स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत मुख्तलिफ और बहुत जिसको कहते हैं जामिया और बहुत से लेवल्स की सियासत से बाहर निकल कर खेलेंगे इस बार खान साहब?
देखिए इस दफ़ा मैं आपको बताऊं, अगर हम क्या कहते हैं खंबा भी खड़ा कर दें, ये पहली दफ़ा होगा कि वाकई अगर खंबा भी खड़ा कर देना और वो उस पर पीटीआई और इमरान खान लिखा होगा, लोग उसको वोट देंगे। इसलिए हमें उस सियासत की अब ज़रूरत नहीं। ये तो आपने भुट्टो साहब वाली सियासत वाली बात की कि भुट्टो साहब खंबे को भी खड़ा कर देते थे तो उनको भी वोट मिल जाते थे। ये तो एक्चुअली हमारी इस वक्त जो है मकबूलियत वो भुट्टो साहब से बहुत ज़्यादा, और ये आपको भी पता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा नवाज साहिबा मेरे साथ ही। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कोई मदद नहीं मांग रहे, लेना तो कर्ज है, लेकिन IMF नहीं मान रहा। आवाम को पीसने वाली मुश्किल शराइत हमने मान ली, फिर भी IMF हमारी नहीं मान रहा। सारी यकीन दहानी और गारंटीज भी दे दी, लेकिन IMF नहीं मान रहा। सवाल पे सवाल उठ रहा है और हकीकत सवाल तो उठता है। एक ऐसे वक्त में जब हम मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए आवाम पर महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, ऐन उसी वक्त वजीर आजम के वजीरों और मुशीरों की फौज जफर मौज पर सवाल तो उठता है। तारीख की सबसे बड़ी काबीना, जी जनाब 83 अरकान, फिर भी मुल्क का हर इदारा खसारे में और गवर्नेंस का कोई हाल नहीं। सवाल तो उठता है, इस जंबो कैबिनेट के वजीरों मुशीरों के साथ चलने वाली सरकारी गाड़ियां और उनमें डलने वाले महंगे पेट्रोल पर सवाल तो उठता है। सवाल उठता है एक गरीब मुल्क में चलने वाले लंबे लंबे प्रोटोकॉल के काफिलों पर, और सवाल उठता है साथ चलने वाली सिक्योरिटी और उनके खर्चों पर। और सवाल तब भी उठता है जब इन सारे खर्चों का बोझ उठाने वाली आवाम के रास्ते बंद करके इन प्रोटोकॉल वालों को इनके जो काफिले हैं उनको गुजारा जाता है। महंगी बिजली की वजह से गरीब आवाम का पंखा बंद हो और आवाम के टैक्स से चलने वाली सरकार के एयर कंडीशंस चलते रहें तो सवाल तो उठता है। जहां अवामी खिदमत के सारे इदारे शाहाना हो और उनके खर्चे उठाने वाली आवाम पसमानदा हो तो सवाल तो उठता है। एक ज़रई मुल्क में आवाम की ज़रूरत से ज़्यादा फसलें काश्त हों और फिर भी अजनास बाहर से इंपोर्ट करनी पड़े, सवाल तो उठता है। सवाल क्यों ना उठे जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इतनी बड़ी, बल्कि तारीख की सबसे बड़ी काबीना का इजलास चेयर कर रहे हों तो उनकी कुर्सी के ऐन ऊपर उस कायद की तस्वीर लगी हो जिसकी काबीना के लिए चाय का पूछा गया तो ये कायद का जवाब था क्यों? क्या लोग घर से चाय पीकर नहीं आए? मुल्क का खजाना मुल्क के लिए है, लोगों की चाय और उनके खाने के लिए नहीं। कायद के तर्ज हुक्मरानी पर अगर हम नजर डालें तो सवाल उठता है वजीर खारजा के बाहर जबकि सरकारी दौरों पर। कायद आजम से सरकारी दौरे के लिए प्राइवेट जहाज में सफ़र करने का जब कहा जाता है तो उनका जवाब था कि गरीब मुल्क का खजाना इतने खर्च का मुतामिल नहीं हो सकता, मैं मुसाफिर जहाज में ही जाऊंगा। नाजरीन, सरकारी खर्चात को कंट्रोल करने और सरकारी सतह पर बचत के लिए किफ़ायत जारी कमेटी से जब पूछा गया कि कहाँ कहाँ खर्चे ज़्यादा हैं तो कमेटी ने भी सवाल उठा दिए। किफ़ायत जार कमेटी ने पहला सवाल हुकूमती काबीना के साइज पर उठा दिया, लिहाजा अब कुर्बानी देना होगी। तजवीज़ है कि अरकान पार्लियामेंट को तरक्याती फंड्स ना दिए जाएं, लिहाजा हल्कों की सियासत की कुर्बानी तो देना होगी। 5 लाख रुपए से ज़्यादा पेंशन ना दी जाएं तो कुर्बानी तो देना होगी। सरकारी अफसरान को SUVs गाड़ियां ना दी जाएं। अब प्रोटोकॉल के आदी अफसरशाही जो लोग हैं इनको तो कुर्बानी देना होगी। तजवीज़ है कि जो रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन हैं, आला अदालतों के अफसरान और बावर्दी सर्विस वालों से तमाम मराद को वापस ले लिया जाए। जहाँ ज़रा मुश्किल है लेकिन गरीब आवाम के लिए कुर्बानी देना होगी। तमाम अरकान कौमी सूबाई असम्बली और सेनेटर्स की तनख्वाहें 15% कम की जाएँ। मुल्क की खातिर अवाम से कुर्बानी मांगने वालों अब खुद कुर्बानी देना होगी। मैं बात करूंगी, इसी पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर साहब आपका। ये आपको किफ़ायत जार कमेटी की जो तजावीज़ हैं कि आप अपने अखराजात कम करें, जो सरकारी अफसरान हैं ये अपने जो शाही अंदाज हैं इनको कम करें, पेंशन हैं उनको कम किया जाए। बज़ाहिर तो शहबाज शरीफ साहब अग्री लग रहे हैं, उनको लग रहा है कि बिल्कुल अच्छी तजावीज़ हैं, इन पर अमल होना चाहिए। लेकिन आपको लगता है ये अमल दरामद करना इन इदारों के लिए, इन सरकारी अफसरान के लिए साबिर इतना आसान होगा? देखिए, बात यह है कि आपने जो
अपने इब्तदाई में कहा, अभी आपने एक तस्वीर दिखाई है आईने में, तो तस्वीर बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजह है कि ये सारा जो कफ़ायत शारी का सिलसिला है वो घर से शुरू किया जाता है, और जब तक अपने आप को ठीक ना किया जाए तब तक पॉसिबल नहीं होता। इस वक्त जो हमारे सामने काबीना है वो है 83-85 की तकरीबन, और उसमें 40 जो है वो मुआवनीन ख़ुसूसी हैं और 40 के करीब, और 45 वजीर और मुशीर हैं। इसके साथ कुछ और भी ऐड करें अपना, उसमें यह है कि 38 कायमा कमेटी के चेयरमैन हैं, जो कि उनको भी स्टाफ, प्रोटोकॉल, ऑफिसेज ये भी मिलते हैं। 172-73 की ये गवर्नमेंट है। शहबाज शरीफ साहब 172-73 अरकान के वजीर आज़म हैं। उसमें 124 लोगों के पास पोर्टफोलियोज मौजूद हैं, और सिर्फ 48 ऐसे अरकान हैं जिनको अभी पोर्टफोलियो मिलना बाकी है। और उसकी रीज़न ये है कि 1 वोट का वजीर आज़म या 2 वोट के वजीर आज़म, जब आप मिनॉरिटी को ला के मेजॉरिटी पे फौकियत देंगे और ऊपर ला के मुसल्लत करेंगे और ये मुसल्लत हो जाएंगे, तो फिर जब आप एक MNA को बना देते हैं मिनिस्टर या मुआविन ख़ुसूसी या मुशीर, तो साथ वाला जो MNA बैठा होता है वो कहता है कि मेरा भी 1 वोट आपके लिए है जी, मेरे 1 वोट से भी आप वजीर बने हैं। बिल्कुल, तो इसलिए अगर सबको राजी करना पड़ता है। आप नहीं समझते IMF अगर अब इतनी सख्त शराइत में एक शर्त ये भी शामिल कर ले कि आप अपना जो ये काबीना का हुजम है, मुशीरों की जो आपकी जो इतनी ज्यादा फौज है, इसको कम करें, तो आप नहीं समझते कि ये शायद 1 सेकंड ना लगे, आधे से भी आधे लोग रह जाएं? देखिए IMF क्या कह रहा है? IMF एक सादा सी बात कह रहा है कि भाई कम करें। आप अपने खर्चे कम करें, वसाइल में इजाफा करें। वो और कोई मुश्किल काम नहीं कह रहा। वो जो बाहर से आके ये कह रहे हैं, हम मांग रहे हैं $1 अरब उनसे, वो कहते हैं $1 अरब तो हम आपको दे दें, लेकिन आपके अखराजात कितने हैं? 172 के वजीर आज़म है, 172 अरकान के, 124 अरकान के पास पोर्टफोलियो। फिर ये बड़े आराम से कह देते हैं कि जी हमने तो खर्चा ही नहीं ले रहे, हम तो तनख्वाह नहीं ले रहे। तनख्वाह तो है 1.5-2 लाख रुपए, उसके साथ जो गाड़ी है, उसके बाद इतने अलाउंसेस हैं, उसके बाद जितनी मराहत हैं, आपके टिकट्स हैं, सब कुछ है। वो पूरे का पूरा बिजली का बिल कौन दे रहा है, पानी गैस का बिल कौन दे रहा है, फ्यूल कौन दे रहा है? ये एक आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। और ये IMF को अंदाजा है कि इस वक्त इस गवर्नमेंट की वर्थ क्या है, गवर्नमेंट के पास है क्या, पल्ले कुछ नहीं है, इलेक्शन सर पे आ चुके हैं। और उसके ऊपर देखें कि 124 अरकान की काबीना इंक्लूडिंग चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी, तो 15 रुकनी और बना दिए, 14 रुकनी के लिए आप बताएं कि कफायत शारी कैसे करनी है। और उस कमेटी ने सबसे पहले जो कट लगाया वो लगाया फॉरेन ऑफिस, जो हमारे सफारत खाने हैं 113, उन पे कट लगाया। वो भाई पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको तो कम से कम आप देख लें। वो सफारत खाने हैं, वो तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, और वो पहले ही वो अंडर साइज काम कर रहे हैं, उनके पहले ही लोग वहां पे कम हैं, तो उधर कट लगाया, इधर कट नहीं लगाया। ये है असल में हमारा दोगला मयार है। लेकिन बिल्कुल समझ नहीं आती ना, आवाम से हर बार कुर्बानी मांगने वाले किस मुंह से कुर्बानी मांग रहे हैं, जो खुद कुर्बानी देने को तैयार नहीं है, जो खुद जाती जेब से जो है ना वो पेट्रोल डलवाने को तैयार नहीं है, खुद जाती गाड़ियां इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है, बिजली के गैस के बिल देने को तैयार नहीं है। वो हम लोगों से किस मुंह से कुर्बानियां मांग रहे हैं? हम लोग तो ऑलरेडी आप अपनी इनको मेरा ख्याल है कि बता देना चाहिए कि हम कितना टैक्स दे रहे हैं और ये टैक्स कितना दे रहे हैं। आप तनख्वाहदार, सबसे ज्यादा तनख्वाहदार तबका जो है वो टैक्स दे रहा है, और उस टैक्स पेयर की मनी कहाँ जा रही है? वो जा रही है 124 अरकान के पोर्टफोलियो जिनके पास मौजूद हैं उन पे। और उसके बाद IMF के साथ मुज़ाकरात करने जाते हैं तो 5 स्टार और 7 स्टार होटल में क्याम किया जाता है। ये सब कुछ हो रहा है, और जो प्रायोरिटी इनकी थी वो उन्होंने कर ली है। देखें, इनकी प्रायोरिटी किसी भी सूरत में पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करना नहीं था। उनकी प्रायोरिटी थी अपने मुकदमात 1100-1200 अरब रुपए के मुकदमात वो सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी है, डिटेल सारी आ चुकी हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट बोलती है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऑब्जर्वेशन आती है, तो इस सेनेट में सारे मिल के उन पे पल पड़ते हैं कि जनाब ये हमारी शान में क्यों गुस्ताखी कर दी।
वो आईना दिखाते हैं, जो भी आईना दिखाता है उसके ये पीछे पड़ जाते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर साहब, मेरे साथ शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।